Hello, students. Welcome to Rose Civil Academy. Think deeper, serve better. सोचो, आपका फोन बिना वारंट सीज हो जाए, आपको बिना क्लियर रीजन अरेस्ट कर लिया जाए, या एक ट्वीट के लिए आपको क्वेश्चनिंग के लिए बुला लिया जाए। उस वक्त आप कौन सी आर्टिकल कोट करोगे? अगर आपका तुरंत जवाब आर्टिकल 19, 20, 21, 22 नहीं है, देन मस्ट वॉच दिस वीडियो। तो आज हम फंडामेंटल राइट सीरीज का एपिसोड 4 कर रहे हैं, जहां हम पढ़ेंगे राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19, प्रोटेक्शन इन कन्वेंशन आर्टिकल 20, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21 और प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड प्रिवेंशन डिटेंशन आर्टिकल 22। राइट। तो उससे पहले हम थोड़ा शॉर्ट रिकैप कर लेते हैं। जैसे हमने पहले वीडियो में क्या पढ़ा था, हमने तब पढ़ा था फंडामेंटल राइट्स का ओरिजिन एंड फिलोसफी। एपिसोड 2 में हमने पढ़ा हायरार्की ऑफ लॉज लाइक कॉन्स्टिट्यूशनल, स्टैट्यूटरी, एग्जीक्यूटिव, आर्टिकल 13 जुडिशियल रिव्यू। राइट। एपिसोड 3 में हमने राइट टू इक्वालिटी पढ़ा, आर्टिकल 14 टू 18, उसके डॉक्ट्रिनल रिजर्वेशन, ईडब्ल्यूएस, कास्ट एंड जेंडर्स, ये हम कंपैरिजन करंट अफेयर की बात करी हमने। तो इस मास्टर क्लास में हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने बात की आर्टिकल 19 जिसमें 6 फ्रीडम्स की बात की जाती है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की बात की जाती है, डॉक्ट्रिन्स जैसे चिलिंग इफेक्ट, राइट, केस लॉज की, असेंबली डिबेट, स्कॉलर्स व्यू भी हम इसमें देखेंगे। राइट। फिर आर्टिकल 20 में हम क्या पढ़ेंगे? आर्टिकल 20 जो प्रोटेक्शन इन द कन्वेंशन है, उसके हम उसमें हम पढ़ेंगे एक्स पोस्ट फैक्टो, डबल जियो पैरडी, राइट, क्रिमिनल जस्टिस डिस्कशन करेंगे इसमें। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये कैसे इवॉल्व हुआ फ्रॉम गोपालन टू मेनका गांधी टू पुट्टू स्वामी केस। राइट। कौन कौन से राइट इसमें से निकल कर आए, जैसे डिग्निटी, हेल्थ, इन्वायरमेंट, लाइवलीहुड, एजुकेशन, प्राइवेसी, इन सब की डिबेट। आर्टिकल 22 में हम अरेस्ट एंड डिटेंशन सेफ गार्ड्स, प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में पढ़ेंगे। राइट। ये सब यूपीएससी सीएससी में प्रीलिम्स और मेंस में पूछा जाता है, ऑप्शनल के लिए भी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल 19। राइट। आर्टिकल 19 जिसे हम क्या कहते हैं? राइट टू फ्रीडम। तो आर्टिकल 19 की बात करें तो आर्टिकल 19(1) क्या ग्रांट करता है? 6 फ्रीडम्स को ग्रांट करता है। जैसे आर्टिकल 19(1)(a) फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में बताता है। ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में बताता है। फिर उसके बाद क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बाद आता है राइट टू असेंबली पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। सी क्या बताता है? राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, यूनियन एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज। राइट। फिर अगर हम बात करें डी की, तो राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ई में हम क्या बात करते हैं? राइट टू डिसाइड एंड सेटल एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया। फिर इसके बाद क्या करते हैं? जी में हम क्या बात करते हैं? राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, राइट, एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड, बिजनेस। राइट। तो अगर हम इसको एक छोटी सी डिफिनेशन में पढ़ें, तो इसकी डिफिनेशन क्या होगी? तो आर्टिकल 19 की अगर हम बात करें, वो क्या रिकॉग्नाइज करता है? सिविल एंड पॉलिटिकल फ्रीडम को। क्या करता है? सिविल एंड पॉलिटिकल फ्रीडम किसको अनेबल टू सिटीजन, याद रखना, सिटीजन्स पार्टिसिपेट मीनिंगफुली इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। तो मतलब क्या कहना चाहता है ये? अगर हम इसमें बात करें, राइट टू फ्रीडम किसके लिए है? ग्रांट दिस फ्रीडम टू ओनली द सिटीजन्स। ठीक है। कैसे? जैसे कॉल को बोलने की आज़ादी, लिखने एक्सप्रेस करने की फ्रीडम, राइट, संगठन बनाने की आज़ादी, एसोसिएशन, यूनियन, ये सब बनाने की आज़ादी कौन देता है हमें? आर्टिकल 19। तो इसमें एक हमने एक वर्ड देखा, सिटीजन्स ओनली राइट। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है आर्टिकल 19 के सारे फ्रीडम सिर्फ इंडियन सिटीजन को मिलते हैं, ना कि फॉर नेशनल। ठीक है, इस आर्टिकल के अंदर प्रोटेक्टेड नहीं है। तो अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिबेट की, आर्टिकल 19 में फ्री स्पीच के ऊपर क्या बात हुई थी, तो सबसे पहले हम बात करते हैं के एम मुंशी जी के बारे में। के एम मुंशी जी ने क्या कहा था? उन्होंने स्पीच एंड एक्सप्रेशंस को क्या कहा था? सोल ऑफ डेमोक्रेसी।
सोल ऑफ डेमोक्रेसी, राइट। डॉक्टर अम्बेडकर ने यहाँ क्या कहा था, एब्सोल्यूट फ्रीडम नहीं हो सकती, इसलिए उन्होंने जब एब्सोल्यूट फ्रीडम की बात हुई तो डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि हम एब्सोल्यूट फ्रीडम नहीं देंगे, इसके लिए 19+2 में रिस्ट्रिक्टेड थे बट क्लियर ग्राउंड दिए गए थे। ठीक है, अब हम उसको आगे देखते हैं। इसके अंदर अगर हम बात करें तो नेहरू के जनरल स्टांस की बात करते हैं फ्रॉम स्पीचेस एंड ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन से। तो अगर हम बात करें, ही वांटेड a polity where freedom of thoughts and expression is respected but along with responsibility and national unity। देखो यहाँ पे भी उन्होंने बताया है along with responsibility and national unity। ये किनकी बात कर रहे हैं हम, पंडित नेहरू की। तो अगर हम बात करें, जब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लिया गया 1946, क्या कहता है, टॉक अबाउट गारंटिंग फ्रीडम ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप एटसेट्रा, राइट। फिर इसके बाद हम बात करते हैं असेंबलीज एंड एसोसिएशन की। तो अगर हम बात करें कॉलोनियल एक्सपीरियंस से, अगर हम चलें प्री 1947 की बात करें कॉलोनियल एरा में, तो पब्लिक मीटिंग को बार बार सेक्शन 144 सेडिशन एक्सेट्रा के थ्रू कर्ब किया गया। ठीक है, देन असेंबली वांटेड अ गारंटी, राइट। असेंबली अब क्या चाह रही थी, दे वांटेड गारंटी बट अवेयर ऑफ कॉमनल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड पार्टीशन, पब्लिक ऑर्डर, सोवेनिटी ग्राउंड्स एडिट। मतलब उन्होंने भी कुछ चीजें ऐड की गई थी, असेंबली को पता था कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। इसी की तरह क्या था, एक और मूवमेंट एंड रेजिडेंस की बात हुई है इसके अंदर। इसमें बात करें क्या था, फ्री मूवमेंट, इंटरनल माइग्रेशन, एक नेशनल मार्केट एंड नेशनल आइडेंटिटी को बिल्ड करने के लिए नेसेसरी है। साथ ही ट्राइबल एरिया की प्रोटेक्शन के लिए 1905 में एसटी इंटरेस्ट ऐड किए गए। तो ये सब चीजें ऐड की गई, और ये कहाँ की गई, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस में। ठीक है, अगर हम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की बात करें तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इज अ लिमिटेशन इम्पोज्ड बाय अ लॉ ऑन अ फंडामेंटल राइट justifies on constitutionally enumerated grounds and not arbitrary or excessive। मतलब स्टेट फ्रीडम को लिमिट कर सकती है, राइट। इन्होंने बोला है कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है जो वो लिमिटेशन इंपोज कर सकते हैं किस पे, फंडामेंटल राइट पे, लेकिन बट क्या कहा गया, सिर्फ लीगल प्रोसेस से, मतलब एक प्रॉपर लॉ से, एक प्रॉपर लॉ से ही वो क्या कर सकती है, जो ग्राउंड ऑलरेडी मेंशन्ड है फ्रॉम आर्टिकल 1922 टू 6। ठीक है, और वो रिस्ट्रिक्शन बैलेंस्ड एंड प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए। यहाँ क्या किया है, ग्राउंड एंड नॉट आर्बिट्री और एक्सेसिव। ठीक है, तो एक जल्दी से अगर हम इसको छोटा सा रिकैप करें, तो आप जैसे देख रहे हैं कि आर्टिकल 92 में स्पीच, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी, पब्लिक ऑर्डर के बारे में बताया गया है। 1903 में असेंबली, मतलब सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी और पब्लिक ऑर्डर की बात हुई है। 1904 में हम एसोसिएशन की बात करें जिसमें सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी एंड पब्लिक ऑर्डर सेम। तो अगर हम बात करें 1905 में मूवमेंट एंड रेजिडेंस की बात हुई जिसमें पब्लिक इंटरेस्ट, प्रोटेक्शन ऑफ स्टूल ट्राइब्स, हमें इसमें फिलोसफी पता चलती है। 1906 में प्रोफेशन ट्रेड जिसमें पब्लिक इंटरेस्ट, प्रोफेशन, उसकी कुछ क्वालिफिकेशंस और स्टेट मोनोपोली की बात की गई है। आप इसको एक बार वीडियो पॉज करके आराम से पढ़ना। अब बार बार एक वर्ड आ रहा है पब्लिक ऑर्डर, एक वर्ड आ रहा है पब्लिक ऑर्डर। तो अगर हम पब्लिक ऑर्डर की बात करें, पब्लिक ऑर्डर है क्या, पब्लिक ऑर्डर क्या है, नॉर्मल कंडीशन ऑफ पीस, सेफ्टी एंड ऑर्डरली फंक्शनिंग ऑफ सोसाइटी, राइट। disturbances that seriously disrupt community life such as large scale violence or widespread disorder are considered issue of public order। बेसिक आइडिया क्या है, पब्लिक ऑर्डर इज अबाउट द ओवरऑल पीस एंड नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द सोसाइटी। क्या कहना चाहते हैं इसमें, पब्लिक ऑर्डर इज ऑल अबाउट
overall peace and normal functioning of the society. जब लोग अपने नॉर्मल काम कर कर पा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, ऑफिस खुले हैं, मार्केट चल रहे हैं, तो हम कहते हैं पब्लिक ऑर्डर मेंटेन है। जब कोई इंसिडेंट ऐसा होता है कि पूरे एरिया की डे टू डे लाइफ, डेली लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, तो वो पब्लिक ऑर्डर प्रॉब्लम बन जाती है। ठीक है, फिर आप कहोगे कि सर एक तो और भी चीज आएगी, अगर हम बात करें लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है, और एक सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट एंड सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, ये बातें हुई। तो पहले सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर की बात करें छोटे लेवल पर, एक सिंपल एग्जांपल से। ठीक है, छोटी फाइट्स, माइनर फाइट्स होते हैं। ठीक है, सिंगल इंसिडेंट क्राइम्स, छोटी मोटी डिस्टरबेंस, पूरे कम्युनिटी लाइफ पर बहुत बड़ा असर नहीं होता। ठीक है, ये लॉ ऑर्डर की बात कर रहे हैं। पर जब पब्लिक ऑर्डर किस में आ जाता है, मीडियम लेवल पर, जिसमें रॉयड्स, लार्ज क्राउड टर्निंग वायलेंट, वाइड स्प्रेड एरोजन, ट्रांसपोर्ट बंद हो जाना, शॉप सब बंद हो जाना। ठीक है, जिससे मतलब लाइफ, कम्युनिटी लाइफ सीरियसली इंपैक्ट होती है। राइट, कम्युनिटी लाइफ सीरियसली इंपैक्ट्स। तो लोग घर से बाहर निकलने से भी डरते हैं, वो पब्लिक ऑर्डर में आ जाता है। ठीक है, जब सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट की बात आती है, उसमें हम वो हाईएस्ट लेवल की बात करते हैं। मतलब सबसे पहले क्या हमने छोटे लेवल पे बात की, सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर, फिर क्या आया, यस पब्लिक ऑर्डर, फिर उसके बाद क्या कहते हैं सिक्योरिटी ऑफ स्टेट। ये छोटे लेवल, मीडियम लेवल पे और ये हाईएस्ट लेवल पर। ठीक है, इसमें क्या आ जाता है, वॉर, आर्म रिबेलियन, लार्ज स्केल इंसर्जेंसी, पूरे देश का एग्जिस्टेंस या सोवरेनिटी खतरे में हो सकती है। राइट, तो सुप्रीम कोर्ट ने कई बार ये हायरार्की एक्सप्लेन की है, लाइक सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर, फिर पब्लिक ऑर्डर, देन सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट सबसे सीरियस मैटर माना गया। अब एक क्वेश्चन है, व्हाई पब्लिक ऑर्डर मैटर्स फॉर आर्टिकल 19। राइट, कि पब्लिक ऑर्डर क्यों इतना ज्यादा महत्व रखता है आर्टिकल 19 के लिए। तो अगर आर्टिकल 19(2), आर्टिकल 19(3), आर्टिकल 19(4), they allow reasonable restrictions on speech, assembly, association on the ground of public order. Right, article 19(2), 3, 4 allows reasonable restriction on speech, assembly, association on the ground of public order. इसका मतलब क्या है, आपको प्रोटेस्ट, स्पीच, एसोसिएशन का राइट है, कोई डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन अगर आपका कंडक्ट ऐसे पॉइंट पर पहुंच जाता है जहां से एक सीरियस लेवल के वायलेंस हो सकता है, एक वाइड स्प्रेड डिस्टर्बेंस क्रिएट हो सकता है, तो वो क्या है कि जेन्युइन रिस्क है टू स्टेट लॉ। राइट, मतलब स्टेट लॉ के थ्रू आपको रिस्ट्रिक्ट कर सकती है, पर ये रिस्ट्रिक्शन भी रीजनेबल एंड प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए, हमने अभी पढ़ा। राइट, सिंपल एग्जांपल, नोट अ पब्लिक ऑर्डर इशू। ठीक है, नोट अ पब्लिक ऑर्डर इशू, दो लोग एक छोटे आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, बाकी लोग अपना काम कर रहे हैं, ये यूजुअली सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर को मैटर करता है। पब्लिक ऑर्डर इशू में अगर देखें, एक एरिया में बार बार वायलेंट क्रैशेस हो रहे हैं। ठीक है, बसें जल रही हैं, लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे, शॉप्स बंद है, ये पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब है। ठीक है, याद रखना। तो अभी इस जो हमने समझा इनसे पब्लिक ये वाला, तो इसको हम लिखेंगे कैसे, हम ये तो नहीं लिख सकते कि क्या हो रहा है। तो हम इसको लिखने के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं कि public order refer the condition of collective peace and normalcy in the community life. Only disturbances which significantly disturb this normalcy justify restrictions on fundamental rights under public order ground, and even then such restriction must meet the
टेस्ट फॉर रीजनेबलनेस एंड प्रोपोर्शनेटली, राइट। मतलब क्या है कि ये सब चीजें पब्लिक ऑर्डर को जो डिस्टर्ब कर रही हैं उसको हम रोक सकते हैं, ठीक है। रिस्ट्रिक्शंस ऑन फंडामेंटल राइट्स अंडर पब्लिक ऑर्डर, बट वो भी रिस्ट्रिक्शंस क्या होनी चाहिए, मस्ट बी टेस्ट फॉर रीजनेबलनेस एंड प्रोपोर्शनैलिटी। तो आप ये किस में डाल सकते हो, आप अपनी मेंस में डाल सकते हो, GS2 में, ठीक है। तो अभी हमने बात किया प्रोपोर्शनलिटी का, तो उसी में हम बात करते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। क्या होता है? प्रोपोर्शनैलिटी रिक्वायर्स दैट restrictions on fundamental rights must be pursue a legitimate aim, be suitable, be necessary, least restrictive, maintain a proper balance between right and the aim। अगर हम इसको बात करें, सबसे पहले इन्होंने क्या किया, लेजिटिमेट एम, ऑब्जेक्टिव सही होना चाहिए, जैसे पब्लिक हेल्थ, पब्लिक ऑर्डर, सुटेबल होना चाहिए। स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी का मतलब क्या है, लॉ का जो मेजर्स ऑब्जेक्टिव्स के लिए लॉजिक फिट हो, मतलब एक लॉजिकल होनी चाहिए, ऐसे नहीं मेरा मन किया तो मैंने कर दिया, ठीक है। नेसेसिटी, कोई कम रिस्ट्रिक्टिव अल्टरनेटिव ना हो, मतलब ये तब लगाई जाती है जब कोई अल्टरनेटिव नहीं है। और बैलेंसिंग की बात की गई है इसमें, अगर हम बात करें प्रॉपर बैलेंस, राइट को बिल्कुल पीछे नहीं धकेलना, एक फेयर बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। ये डॉक्ट्रिन इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशली प्राइवेसी, फ्री स्पीच, शटडाउन, सर्विलेंस जैसे टॉपिक पे अप्लाई किया था, ठीक है। नेक्स्ट आता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस, उसके अंदर हम एक टर्म पढ़ते हैं, चिलिंग इफेक्ट। चिलिंग इफेक्ट, चिलिंग इफेक्ट होता क्या है, टू अ सिचुएशन वेयर द लॉज, पॉलिसीज और एक्शन are so vague, harsh, and threatening that people become afraid to exercise their rights, especially freedom of speech। Right, हम freedom of speech and expression की बात कर रहे हैं, and therefore remain silent or overly cautious even when their expression would be legally be protected। मतलब क्या, चिलिंग इफेक्ट तब होता है जब कानून या गवर्नमेंट एक्शन इतना वेज या स्ट्रिक्ट हो कि लोग डर के मारे नॉर्मल लेजिटिमेट बात भी ना करें। उन्हें लगता है पता नहीं किस बात पर केस हो जाए, FIR हो जाए, राइट, ट्रोलिंग या हरासमेंट हो जाए, तो उसका रिजल्ट क्या है। तो जो रिजल्ट कॉन्स्टिट्यूशन ने जो फ्रीडम दिए हैं, जैसे फ्री स्पीच, लोग वो भी एक्सरसाइज करना कम कर देते हैं। अब अगर हम बात करें इसके अंदर कुछ केसेस भी हैं, जैसे एक केस की बात करें, रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950। ये अर्ली प्रेस फ्रीडम केस था। श्रेया सिंघाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया हम पहले भी कवर कर चुके हैं, 2015, सेक्शन 66A IT एक्ट 2000। ये वेग टर्म थी, ओवरबोर्ड किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, दिस इज अ वायलेट 19(1)A नोट सेव्ड बाय आर्टिकल 19(2)। देन क्या हुआ, 66A को स्टक डाउन किया गया। फिर एक और केस है, सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2016, ठीक है। इसके अंदर क्या था, क्रिमिनल डिफेमेशन अपहेल्ड हुआ, बट सुप्रीम कोर्ट एम्फेसाइज नैरो केयरफुल एप्लीकेशंस। फिर एक केस और हमने कवर किया था, अनुराधा बेसिन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2019, इंटरनेट शटडाउन, गाइडलाइंस ऑन नेसेसिटी, प्रोपोर्शनेलिटी, पीरियडिक रिव्यू हम पढ़ चुके हैं। तो ये डॉक्ट्रिन आप लिंक कर सकते हो, श्रेया सिंघाल, चिलिंग इफेक्ट, वेगनेस, ओवर ब्रीथ, अनुराधा बेसिन प्रोपोर्शनेलिटी टेस्ट, ट्रांसपेरेंसी ऑफ ऑर्डर। तो इसको हम आंसर में कैसे यूज करेंगे, देन वी कैन से
overboard or the vague restrictions risk creating a chilling effect on a free speech where the citizens self-censor even legitimate expression out of fear of the legal consequences. राइट आप इसको आंसर में यूज कर सकते हो। फिर आता है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन प्रोफेशन, आर्टिकल 19(1) सी, जिसमें हम बात करते हैं ट्रेड यूनियन, पॉलिटिकल पार्टी, एनजीओ, सोसाइटी एक्सेट्रा। इसके अंदर भी रिस्ट्रिक्शंस हैं क्या, सोवरेनिटी एंड इंटीग्रेटेड पब्लिक ऑर्डर। साथ साथ हम रिस्ट्रिक्शंस पढ़ते रहेंगे। 19(1) में क्या कहता है, प्रैक्टिसिंग एनी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड, बिजनेस। रिस्ट्रिक्शंस बाय 19(6) क्या है, पब्लिक इंटरेस्ट, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, स्टेट मोनोपोली, हम ये पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसमें केस कुछ याद रखना। तो इसमें अगर हम केसेस की बात करें तो इसमें आता है एक्सेल वेयर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1979। ठीक है, क्लोजर एंड बिजनेस रेगुलेशन, सुप्रीम कोर्ट बैलेंस्ड इकोनॉमिक फ्रीडम वर्सेस वर्कर्स वाइडर इंटरेस्ट। ठीक है, और भी केसेस थे ऑन प्रोफेशन, राइट, लाइसेंसिंग एक्सेट्रा, इन सबको लेकर। अगर इसमें कंपैरेटिव और स्कॉलर्स की बात करें आर्टिकल 19 में, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूएस की। तो यूएस में फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ, पावरफुल स्पीच प्रोटेक्शन। इंडियन मॉडल, मोर ग्राउंड्स बट स्टिल रोबोस्ट वाय द जुडिशरी। ठीक है, ईयू की बात करें, ईयू में क्या है, नेसेसरी इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी, टेस्ट लाइक आवर प्रोपोर्शनलिटी टेस्ट। ठीक है, सर्वे की बात करें स्कॉलर्स की, तो इंडियन स्पीच इज लेस एक्सपेंसिव देन द यूएस बट बैलेंस्ड गिवन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। बख्शी साहब ने भी इसमें वार्न किया अबाउट मिस यूज ऑफ ग्राउंड लाइक पब्लिक ऑर्डर टू curtail डिसेंट। ठीक है, आप इसके अंदर कुछ करंट अफेयर भी ऐड कर सकते हो, जैसे आईटी रूल्स एंड कंटेंट रेगुलेशन, आईटी रूल्स एंड कंटेंट रेगुलेशन की बात कर सकते हो। कुछ सॉरी, गाइडलाइंस आई थी, ऑब्लिगेशन फॉर प्लेटफॉर्म टू रिमूव इलीगल कंटेंट एक्सेट्रा। इसमें डिबेट उठ सकता है इंडिपेंडेंस, स्कोप, रिस्क ऑफ ओवर सेंसरशिप। ठीक है, इंटरनेट शटडाउन हम कवर कर चुके हैं, यूज फॉर द लॉ एंड ऑर्डर, एग्जाम इंटीग्रिटी, कोर्ट रेफरिंग अनुराधा बेसिन टू एंश्योर शटडाउन ऑर्डर आर टाइम लिमिटेड एंड जस्टिफाइड। ठीक है, फिर और एक और की बात करें, कुछ आया था, न्यू रेगुलेशन ऑन ऑनलाइन प्रोफेशंस, ऑनलाइन गेमिंग, ई कॉमर्स, डिजिटल सर्विस इम्पेक्टेड बाय न्यू रूल्स। आर्टिकल 19(1) वर्सेस, इसमें हम एक आंसर इसमें लिख सकते हो, किस एक आ सकता है, आर्टिकल 19(1) वर्सेस आर्टिकल 19(6) के कॉन्टेक्स्ट में आप एक आंसर लिख सकते हो। अगर पीवीक्यूज की बात करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, तो आर्टिकल 19 में, जो आर्टिकल 19 में क्या क्या पैटर्न बना है, तो उसमें क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कवर्ड अंडर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। यहाँ पे आपको फिलोसफी, ठीक है, वहाँ पे रट्टाफिकेशन नहीं चलेगा, आर्टिकल 19(1) में ये था, 2 में नहीं, उसकी फिलोसफी हमें जाननी पड़ेगी। ठीक है, इन डेप्थ पढ़ना ही पड़ेगा हमें। तो और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, अंडर आर्टिकल 19(2) विच ऑफ द फॉलोइंग आर ग्राउंड फॉर इम्पोजिंग रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, उसके अंदर आपको पूछ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है सिटीजन वर्सेस एनी पर्सन, आर्टिकल 19 वर्सेस 21 वर्सेस 14। ठीक है, अगर जीएस 2 में बात करें तो क्वेश्चंस बन सकता है स्पीच वर्सेस हेट स्पीच, सोशल मीडिया रेगुलेशन, नेशनल सिक्योरिटी वर्सेस फ्री एक्सप्रेशन। राइट, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, पीएसआईआर के अंदर भी एक छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है 10-15 नंबर का, कैन यूज इंडियन फ्री स्पीच जूरिप्रूडेंस एज अ केस स्टडी फॉर द लिबरल डेमोक्रेसी वर्सेस सिक्योरिटी स्टेट।
लिबरल डेमोक्रेसी वर्सेस सिक्योरिटी स्टेट के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। तो ये आर्टिकल 19 के ऊपर थे जो क्वेश्चंस पॉसिबली बन सकते हैं, राइट। तो नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़े, आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन इन द क्रिमिनल लॉ। तो इसमें हम पढ़ते हैं सबसे पहले आर्टिकल 21 एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज। एन एक्स पोस्ट फैक्टो क्रिमिनल लॉ retrospective makes an act an offense or enhance punishment. Such law are barred by आर्टिकल 21A। इसको होलिस्टिकली बात करेंगे, पहले हम इसके क्लोजेस की बात कर लेते हैं। आर्टिकल 22 की बात करते हैं डबल जियो पैरोडी की। नो पर्सन शैल बी persecuted and punished more than once for a same offense। आर्टिकल 20 अंडर क्लोज 3 की बात करें, सेल्फ इंक्रामिनेशन की बात करते हैं। नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस कैन बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, राइट। मतलब स्टेट आपको ऐसे एक्ट के लिए पनिश नहीं कर सकती जो जब किया गया तब ऑफेंस नहीं था, और ना कि बाद में पनिशमेंट बढ़ाकर पुराने एक्ट पे अप्लाई कर सकती। इसमें हमें एक वर्ड देखा था, डबल जियो पैरोडी, राइट। डबल जियो पैरोडी क्या होता है? डबल जियो पैरोडी, नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड मोर देन वंस फॉर द सेम क्राइम। मतलब अगर आप एक ऑफेंस के लिए लॉफुली प्रोसिक्यूटेड और पनिश्ड हो चुके हो तो आपको सेम ऑफेंस पर दोबारा प्रोसिक्यूट या पनिश नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये था। और थर्ड क्या था? नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस कैन बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। अक्यूज को जबरदस्ती कन्फेशन देने को या ऐसे स्टेटमेंट देने को फोर्स नहीं किया जा सकता जो डायरेक्टली उसके खिलाफ यूज होंगे, राइट। तो इसके अंदर डिबेट और एवोल्यूशन क्या हुआ, अगर कैसे इवॉल्व हुआ ये? तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली मेंबर्स वांटेड कॉलोनियल स्टाइल आर्बिट्री क्रिमिनल लॉ टू बी अबॉलिश्ड। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जो मेंबर थे उनका भी मानना था कि जो कॉलोनियल स्टाइल जो भी पनिशमेंट लॉज हैं या आर्बिट्री क्रिमिनल लॉज हैं वो अबॉलिश होने चाहिए, ठीक है। और जो हमने भी पढ़ा ये तीनों कोर फेयर ट्रायल से प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन होनी चाहिए। अगर हम कंपैरेटिव करके देखें तो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन सिमिलरली प्रोटेक्शन देता है फिफ्थ अमेंडमेंट्स के तहत, राइट। तो केस लॉज की बात कर सकते हैं इसमें हम। तो इसमें केस लॉज की बात करें तो सबसे पहले आता है नंदनी सतपथी वर्सेस पीएल दानी। मैं लिख देता हूँ, नंदनी सतपथी वर्सेस पीएल दानी 1978। इस पे एम्फेसाइज किया राइट टू साइलेंस, इंटेरोगेशन का स्कोप लिमिटेड किया गया। मतलब आपके पास राइट टू बी साइलेंट भी है, मैं वहां पे शांत अपना चुप भी रह सकता हूँ उसमें। डिबेट ऑन इन्वेस्टिगेट टेक्निक, नार्को एनालिसिस, पॉलीग्राफिक टेस्ट, ब्रेन मैपिंग, ऑल टेस्टेड अंडर आर्टिकल 21(3) प्लस 20(21). मतलब क्या किया गया है, जो भी जैसे इन्वेस्टिगेशन टेक्निक्स हैं वो सब किसके अंडर जाएंगी? आर्टिकल 23 प्लस आर्टिकल 21 के, ठीक है। तो अगर एमसीक्यू फ्लेवर्स की बात करें तो वो आपको पूछ सकता है एक्स पोस्ट फैक्टो रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई ओनली टू क्रिमिनल लॉ नॉट सिविल लॉ, डबल जी पैरोडी वर्सेस डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग डिफरेंसेस। तो ये आपको आर्टिकल 20 के अंदर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। फिर आता है आपका आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। काफी अच्छा आर्टिकल है ये। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड of his life or personal liberty except according to procedure established by law, राइट। इसके अंदर कुछ की टर्म्स दी गई हैं, लाइफ, मोर देन फिजिकल सर्वाइवल इंक्लूडिंग लिविंग विद डिग्निटी। ये कैसे इवॉल्व हुए हैं ये, इसके ऊपर एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे सिर्फ आर्टिकल 21 के ऊपर।
पर्सनल लिबर्टी, ठीक है, ये ब्रॉड फ्रीडम फ्रॉम आर्बिट्री फिजिकल रिस्ट्रेंट और इंटरफेरेंस की बात करता है। प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, इनिशियली एनी प्रोसीजर बाय वैलिड लॉ, बट पोस्टमैन का गांधी केस जो हम पढ़ते हैं उसमें क्या है, मस्ट बी फेयर जस्ट एंड रीजनेबल। मतलब क्या, अगर आर्टिकल 21 की बात करें वो क्या कहता है कि बिना फेयर कानूनी प्रोसीजर के आपकी लाइफ या लिबर्टी नहीं ली जा सकती, राइट। ये ही इंडियन सिविल लाइबिलिटीज का सेंट्रल प्रोविजन, मतलब क्या कह सकते हैं कि आर्टिकल 21 क्या कहता है, बिना फेयर कानूनी प्रोसीजर के आपकी लाइफ या लिबर्टी को क्या नहीं कर सकते, स्टेट कर्ब नहीं कर सकता, ठीक है। तो अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली या एंड डॉक्टर अम्बेडकर पोजीशन, उसमें आप डिबेट कर सकते हो एक ड्यू प्रोसेस वर्सेस प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, ठीक है, काफी डिबेट हुआ। सोर्सेज ऑफ ड्यू प्रोसेस, स्ट्रॉन्ग जुडिशियल प्रोटेक्शन की बात करी, क्रिटिक्स ने इसके ऊपर क्या कहा, फियर ऑफ जुडिशरी ओवरराइडिंग पॉलिसी डिसीजन फ्रीक्वेंटली। देन डॉक्टर अंबेडकर का कहना था प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ उन्होंने चूज किया, बट लेटर सुप्रीम कोर्ट ने इसको ड्यू प्रोसेस लाइक रीड किया, बाद में इसको ड्यू प्रोसेस लाइक इसको रीड किया गया, बट बाद में मेनका गांधी केसेस के बाद इसको अच्छे से स्टैब्लिश किया गया, राइट। तो इसमें क्या था, आर्टिकल 21 को एक इंपॉर्टेंट प्रोटेक्शन माना, बट स्ट्रॉन्ग फेथ लेजिस्लेचर पर भी रखा गया, ठीक है। इसका एवोल्यूशन की बात करें तो इसका एवोल्यूशन कैसे हुआ, तो इसका एवोल्यूशन कैसे हुआ, फ्रॉम ए के गोपालन टू मेनका गांधी केस टू पुट्टू स्वामी, ठीक है। तो ए के गोपालन केस था 1950, ठीक है, जिसमें फंडा राइट, इसमें वाटर राइट कंपार्टमेंट, आर्टिकल 21 का प्रोसीजर ओनली फॉर्मल वैलिडिटी चेक हुई, और फॉर्मल वैलिडिटी चेक वी कैन से। मेनका गांधी केस 1978 के अंदर क्या हुआ, पासपोर्ट इंपाउंडिंग कोर्ट था जो, उसमें प्रोसीजर जो भी क्या होना चाहिए, मस्ट बी फेयर जस्ट रीजनेबल होना चाहिए, जिसमें आर्टिकल 14, 19, 21 इंटरलिंक करके एक गोल्डन ट्रायंगल, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, गोल्डन ट्रायंगल के बारे में। तो इसमें याद रखना आर्टिकल 14, 19, 21 है, इसको एक प्रिज्म में देखा जाता है। फिर पुट्टुस्वामी केस 2017, ठीक है, 9 जज बेंच था, प्राइवेसी एज एन पार्ट ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21, ओवर रूल्ड अर्लियर नैरो व्यू ऑन प्राइवेसी, ये सब क्या किए गए, खत्म किए गए। तो इसी से क्या हुआ, आर्टिकल 21 ऐसे इवॉल्व हुआ और अदर क्या निकल कर आए, अदर राइट्स भी निकल कर आए, जैसे राइट टू लाइफ विद ह्यूमन डिग्निटी, ठीक है, इन केसेस से राइट टू लाइवलीहुड, ओल्गा टेलिस, ठीक है, एक्शन विदाउट अ स्कीम प्रोसेस वायलेशन ऑफ 21, राइट टू शेल्टर, चमेली सिंह, शेल्टर इंक्लूडेड इन डिग्निफाइड लाइफ, राइट टू हेल्थ एंड मेडिकल केयर, ठीक है, ऐसे राइट टू पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट की बात हुई, ये तो अभी भी डिबेट है, दिल्ली को हम देख सकते हैं। राइट टू एजुकेशन की बात की, नाउ 21A हो गया, राइट टू लीगल एड एंड स्पीडी ट्रायल की बात हुई। तो आप इस, ये काफी इंपॉर्टेंट स्लाइड रहेगी आपके लिए, राइट। तो इसमें आप कुछ स्कॉलर की जो इंटरप्रिटेशन थी हम उसकी भी बात कर सकते हैं। मैनी डिस्क्राइब आर्टिकल 21 ज्यूरिस्प्रूडेंस एज अ ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सपेंडिंग क्लासिकल सिविल लिबर्टी इनटू सोशल राइट्स। कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव से देखें, यूएस ड्यू प्रोसेस सिमिलर इंटरप्रेटिव यूज बट डिफरेंट टेक्स्ट, साउथ अफ्रीका में एक्सप्लिसिट सोशल इकोनॉमिक राइट्स, इंडिया यूजेस आर्टिकल 21 प्लस डीपीएसपीस प्लस जुडिशियल क्रिएटिविटी, ठीक है। तो इसमें कुछ करंट अफेयर भी हैं, डाटा प्रोटेक्शन प्राइवेसी, इंप्लीमेंटेशन ऑफ न्यू डेटा प्रोटेक्शन लॉज, डिबेट ऑन सिटीजन राइट वर्सेस स्टेट पावर्स, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे बन सकता है, डेटा मिनिमाइजेशन पे बन सकते हैं,
ओवरसाइट पे लेके चलने तो हम बात करें तो एक्सेप्शन ऑफ सिक्योरिटी एजेंसीज, हेल्थ एंड इन्वायरमेंट की बात करें, एयर क्वालिटी, हीट वेव्स, फ्लड, इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट इशू हिटिंग राइट ऑफ लाइफ, राइट, डिमांड फॉर स्ट्रॉन्गर क्लाइमेट ऑप्शन एंड मिटिगेशन अंडर आर्टिकल 21, ये सब भी आया। फिर इसके अंदर एक और डिबेट आता है कस्टोडियल कंडीशंस को लेकर, रिपोर्ट्स ऑफ डेथ इन कस्टडी, ओवर क्राउडेड जेल्स, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन द बेल एज अ रूल, राइट, जेल एज अ एक्सेप्शन, गाइडलाइंस ऑन अरेस्ट, ये सब उनको देना पड़ा, राइट। अगर हम इसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करें या आंसर स्ट्रेटजी की बात करें तो आर्टिकल 21 जीएस मेन 2 में कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, डिस्कस द स्कोप ऑफ आर्टिकल 21 इन द लाइट ऑफ रीसेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स, प्राइवेसी एज अ फंडामेंटल राइट, इम्प्लीकेशन फॉर गवर्नेंस, अप्रोच क्या हो सकती है हमारी, अकॉर्डिंग टू मी, इंट्रो में लाइफ एंड लिबर्टी अ गोल्डन ट्रायंगल बता सकते हो, बॉडी में टाइमलाइन गोपालन, मेनका गांधी केस, पुट्टस्वामी, लिस्ट ऑफ ड्राइव राइट विद 2 और 3 एग्जाम्पल, ठीक है, करंट अफेयर्स, इम्पोर्ट कंक्लूजन में हम बात इंपॉर्टेंस प्लस नीड फॉर इंस्टीट्यूशनल बैलेंस, राइट, पीएसआईआर में यूज अ प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म, राइट एक्सपेंशन, सोशल पॉलिसी, रोल ऑफ कोर्ट, ये सब हम इसमें बात कर सकते हैं आर्टिकल 21 में। फिर आ जाता है आपका आर्टिकल 22 अरेस्ट एंड प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में। तो आर्टिकल 22(1) की बात करें, राइट टू बी इन्फॉर्म ऑफ द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, मतलब क्या है कि आपको जो अरेस्ट करने आए हैं उसके ग्राउंड्स आपको बताने पड़ेंगे, राइट टू कंसल्ट एंड बी डिफेंडेड बाय अ लॉयर ऑफ द चॉइस। 22(2) में क्या गया, प्रोडक्शन प्रोडक्शन बिफोर द मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स एक्सक्लूडिंग ट्रेवल टाइम, मतलब आप उनको कोर्ट के सामने लेके जा रहे हो, विद इन 24 आवर्स लेके ही जाना है अरेस्ट के बाद, ट्रेवल टाइम को हटाकर, नो डिटेंशन बियॉन्ड दिस विदाउट अ मजिस्ट्रेट्स ऑर्डर। तो इसमें एक रूल कहा गया, इसमें एक रूल आया था 24 आवर्स, मतलब एंश्योर्स द पॉलिसी custody quickly under judicial control, preventive prolonged illegal detention, इसलिए इस रूल को लाया गया, ठीक है। बाद में हम हेबियस कॉर्पस ये रिट्स वगैरह में पढ़ेंगे। फिर आ जाता है प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात करते हैं आर्टिकल 22(3 to 7) में, प्रिवेंटिव डिटेंशन इज अ डिटेंशन विदाउट ट्रायल टू प्रिवेंट अ पर्सन फ्रॉम कमिटिंग फ्यूचर हार्मफुल एक्ट नोट एज पनिशमेंट फॉर अ पास्ट ऑफेंस, राइट, यहाँ व्यक्ति को फ्यूचर के पॉसिबल खतरे के सस्पेंशन पर रोक लगाई, मतलब उनको रोक लिया जाता है, इसके लिए बहुत कंट्रोवर्शियल हुआ था ये सब। तो ये किस क्या थे ये, मतलब ये किसके लिए है, एडवाइजरी बोर्ड, मैक्सिमम डिटेंशन पीरियड, एचआरए के लिए, कम्युनिकेशन ऑफ ग्राउंड्स विद लिमिटेड एक्सेप्शंस, ठीक है, राइट टू रिप्रेजेंटेशन, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिबेट्स भी हुआ, मेंबर लाइक सोमनाथ लहरी जी थे, इस इसे स्ट्रोंगली अपोज किया, इसको कॉलोनियल लेगेसी का एक्सटेंशन बोला गया, जो हमारे सोमनाथ लहरी जी थे, इन्होंने इनको अपोज किया था कि इसको क्या बोला गया था, ये कॉलोनियल लेगेसी का एक एक्सटेंशन वर्जन है, राइट। डॉक्टर अंबेडकर ने एडमिट किया प्रिवेंटिव डिटेंशन इज अ डेंजरस पावर, बट आर्ग्यूड दैट पोस्ट पार्टीशन इंडिया की सिक्योरिटी सिचुएशन में अनअवॉइडेबल है विद सेफ गार्ड, राइट, इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता, बट एक सेफ गार्ड्स भी दिए गए। तो इसमें जुडिशियल कंट्रोल एंड एवोल्यूशन कैसे हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कंडीशन डेवलप किए, ग्राउंड्स वेग नहीं होने चाहिए, डिले इन फॉर्चून ग्राउंड्स कैन इनवैलिडेट डिटेंशन, नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड,
मैलाफाइड यूज एटसेट्रा ग्राउंड ऑफ क्वेश्चन, राइट, ये सब इवॉल्व हुए। अगर हम करंट अफेयर की बात करें, थोड़े से ऐड करें इसके अंदर, आर्टिकल 22 के अंदर, तो यूज ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, स्टेट ने प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ को वेरियस लॉज एंड ऑर्डर केसेस में अप्लाई किया। कोर्ट चेक कर रहे हैं कि प्रिवेंटिव डिटेंशन जेन्युइनली नेसेसरी था या ऑर्डिनरी सीआरपीसी के सफिशिएंट, जो ऑर्डिनरी सीआरपीसी सफिशिएंट होता, मतलब इसको लाना जरूरी था या नहीं। ठीक है, अरेस्ट प्रैक्टिसेस एंड बेल की बात की गई। ठीक है, राइट टू बेल, स्पीडी ट्रायल, ह्यूमन कस्टडी, आर्टिकल 21-22 के इंटरसेक्शन में पढ़ा गया। तो अगर मेंस की थीम की बात करें, से मेंस की थीम कैसे आ सकती है, तो प्रिवेंटिव डिटेंशन एंड सिविल लिबर्टीज की बात हो सकती है, क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म एंड फंडामेंटल राइट्स की बात हो सकती है, पुलिस रिफॉर्म्स, ये तो काफी इंपॉर्टेंट है पुलिस रिफॉर्म्स को लेकर, एंड राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन। ठीक है, आंसर में आर्टिकल 21-22 को एक साथ लिखना पावरफुल इफेक्ट हो सकता है, राइट। तो अगर हम जल्दी से रिकैप करें, तो आर्टिकल 19 प्रोवाइड्स पॉलिटिकल एंड सिविल फ्रीडम्स, स्पीच, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेजिडेंस, प्रोफेशन, विदाउट दिस डेमोक्रेसी एक हॉलो हो जाता है। आर्टिकल 20 ensures criminal law cannot be used unfairly, right, no retrospective criminalization, no double punishment, no forced self incriminations। आर्टिकल 21 किसकी बात करता है, प्रोटेक्ट लाइफ एंड डिग्निटी, कोर्ट ने इसके अंदर प्राइवेसी, हेल्थ, इन्वायरमेंट, लाइवलीहुड, एजुकेशन सेक्टर रीड किए, राइट। आर्टिकल 22 सेफ गार्ड क्या करता है, अरेस्ट एंड डिटेंशंस। ठीक है, उसके बाद क्या, इसमें लिबर्टी वर्सेस सिक्योरिटी का रियल बैटल फील्ड है। तो प्रिलिम्स के लिए आर्टिकल नंबर, क्लॉजेस, ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, स्मॉल टर्म्स लाइक एक्स फैक्टो, डबल जियोपैरिटी, प्रिवेंशन डिटेंशन, राइट, प्रोपोर्शनैलिटी, चिलिंग फैक्ट, ये इंपॉर्टेंट है। सिटीजन वर्सेस एनी पर्सन, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक बार क्वेश्चन पूछ लिया गया, प्रोल के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया गया था, तो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, आपको इसको डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा। अगर जीएस 2 की या ऐसे की बात करें, हर क्वेश्चन में ट्राई करना शॉर्ट डेफिनेशंस, असेंबली एंड अम्बेडकर रेफरेंसेस, एवोल्यूशंस की बात करना, की जजमेंट के ऊपर बात करना। ठीक है, 2-3 लीडिंग केसेस की बात कर सकते हो आप। फिर करंट अफेयर को ऐड कर कर बैलेंस कंक्लूजन, राइट प्लस गवर्नेंस नीड, राइट। अगर पीएसआर ऑप्शनल की बात करें, तो यूज आर्टिकल 1922 एज अ रियल वर्ल्ड एग्जांपल अंडर थ्योरीज ऑफ द राइट, लिबर्टी, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, जुडिशियल रिव्यू, सोशल राइट्स एंड इमरजेंसी पावर्स, राइट। तो अगर हम कंक्लूजन की बात करें, तो आज जो राइट टू फ्रीडम एंड राइट टू लाइफ मिलकर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एक लिबर्टी, मतलब हम कह सकते हैं एक लिबर्टी कोर बनाते हैं। आर्टिकल 19 आपको डेमोक्रेटिक वॉइस देता है, आर्टिकल 20 आपको अनफेयर क्रिमिनल लॉज से बचाता है, आर्टिकल 21 आपकी डिग्निटी एंड प्राइवेसी को गार्ड करता है, आर्टिकल 22 इंश्योर करता है कि अरेस्ट एंड डिटेंशन भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही रहें। ठीक है, तो ये था एक आज का वीडियो। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चर एंड एजुकेशन राइट्स के बारे में, और फिर राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आ जाएगा, आर्टिकल 32, हाई कोर्ट्स के रिट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा, आपके लिए यूज़फुल रहा, तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें रोज सिविल एकेडमी, थिंक डीपर सर्व बेटर, और बताएं कि हम आगे कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, और हम उसके हिसाब से आगे वीडियोस भी बनाएंगे और पीवीक्यूज बेस्ड आंसर राइटिंग, केस लो स्पेशल तैयार करेंगे। तो
थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।